चुनाव में श्याम दाम दंड भेद कांग्रेस पार्टी का मैं मानता हूँ कि फूट ही सामने आ रही है। मतदाता के अंदर तरह तरह के प्रश्न चल रहे हैं। देखिए, चरखी दादरी मध्य में पड़ती है, सेंटर में पड़ती है। चुनाव के वक्त जाति समीकरण चलता है। चुनाव हमेशा मुद्दों के आधार पर होना चाहिए। एमएसपी सरकार ने दी नहीं, किसान परेशान है, कह दिया कि भी ये तो जो खड़ा है रावदान सिंह तो जाट के साथ खड़ा हुआ है, और जो उम्मीदवार बादल से जीते वो तो जाट नहीं था। नहीं, जाट मतदाता बिल्कुल मुद्दे के ऊपर वोट डालेगा और मुद्दे जनता के सामने हैं, उनको चुनाव किया जाएगा। तो उन्होंने अपना झंडा लगाए, कहा कि जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। और सरकार ने माना है कि जो जीडीपी गिर गया था कोरोना के टाइम में, किसान ने बचाया था। लेकिन अब की बार मतदाता बहुत सोच समझ के वोट देगा, हर चीज़ को नज़र में रखेगा। वो चुनेगा किसको? बीजेपी तो कह रही है कि चुप वोटर मारा है, और कांग्रेस कहती है चुप वोटर मारा है। कई सालों के बाद में ये कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। नमस्कार जी, आप देख रहे हो जीएसके टाइम्स और मैं हूं आपका दोस्त हरी। आज हम बात करेंगे लोकसभा 2024 की, जिसमें एक नया मोड़ आ चुका है और जिसमें 5 दिन ही बचे हैं कि वोटिंग के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि नया मोड़ क्या है। हमारे साथ हैं इस बातचीत के लिए कमल प्रधान जी। नमस्कार जी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। नमस्कार हरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दोबारा इस विश्लेषण के लिए बुलाया। क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव होते थे तो मतदाता को यही पता नहीं होता था कि कौन लोकसभा उम्मीदवार है, तो कह देते कि फलाना आदमी का, एक ही आदमी कहते फलाना आदमी का वोट डाल दो, फलानी पार्टी का डाल दो, और उम्मीदवार को देख भी नहीं पाते थे। बिल्कुल। और उम्मीदवार गांव तक पहुंच भी नहीं पाता था। लेकिन अभी 20 साल के दौरान में ऐसा चुनाव हो गया, जैसे गांव में सरपंची का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है, एक एक मतदाता से सीधा संपर्क। प्रजातंत्र के लिए तो अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। और चुनाव में इस पहले चुनाव में इतना खर्चा भी नहीं होता था। इस चुनाव में श्याम दाम दंड भेद, दूसरी पार्टियों नेताओं का समर्थन, उस पार्टी नेता उस पार्टी का समर्थन कर रहा है, वो नेता उसका। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पार्टी लाइन पर काम किया होता था। तो चुनाव बड़ा अहम है, ख़ासतौर पर 2024 का चुनाव है, और ख़ासतौर पर महेंद्रगढ़ भिवानी विधान लोकसभा में। कल परसों एक वीडियो जारी हुई है किरण चौधरी जी की, तो उसमें उन्होंने एक अलग से बताया है कि मैं फ़ोन कर रही हूँ रावदान सिंह जी को, या ना मेरा फ़ोन पिक किया जा रहा, ना ही हमसे जो प्रोग्राम हो रहे हैं, यहाँ तक कि जुई में प्रोग्राम था और तोसाम में भी प्रोग्राम था, वहाँ हमें इनवाइट किया जा रहा है। तो उस चीज़ से क्या प्रभाव पड़ेगा जो कांग्रेस के वोटर हैं उसके ऊपर? देखो, मैंने श्रीमती किरण चौधरी का भी वीडियो देखा था, और उसके बाद में रावदान सिंह का भी वीडियो आया था। तो जो पहला वीडियो श्रीमती किरण चौधरी का था, वो वीडियो मैंने सुना, और इस बात का मुझे लगा कि भाई जो संगठन है कांग्रेस का, वो शायद उन्होंने श्रीमती किरण चौधरी को जो वो बुलाने का जो तरीका होता है, विधि जो एक वो 4 बार विधायिका भी है और भी है, उस तरीके से उनको नहीं बुलाया गया। लेकिन रावदान सिंह ने कहा कि मैंने फ़ोन किया था तो वो नहीं उठा पाई, एक बार उनका फ़ोन आया तो मैं मीटिंग में था। तो या तो ये कम्युनिकेशन गैप हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से बात नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी की इतना कदावर नेता का इस तरह से बयान देना, तो कांग्रेस पार्टी का मैं मानता हूँ कि फूट ही सामने आ रही है। चाहे हुड्डा गुट की तरफ से गलती हुई हो, चाहे इधर से कोई बात हुई हो, मतदाता के अंदर तरह तरह के प्रश्न चल रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे नहीं है। बात करें, कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं दादरी में, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और चरखी दादरी को ही उन्होंने क्यों चूज किया? देखिए, चरखी दादरी मध्य में पड़ती है, सेंटर में पड़ती है। पहले चरखी दादरी भिवानी जिले का हिस्सा होती थी। उधर से महेंद्रगढ़ के 4 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, 2 दादरी के हैं, और दादरी के लगते जो भिवानी का है, जैसे भिवानी है, और तोसाम का इलाका भी इधर में आ जाता है, तो लोहारू का भी लगता हुआ इलाका है। तो मध्य इसलिए चुना है कि बीच का सेंटर पड़ता है। चुनाव रैली के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर भिवानी रखते तो महेंद्रगढ़ का आदमी भिवानी आता तो दिक्कत होती, ना लंगड़ चौधरी का आता तो। और दादरी उनके बीच में पड़ती है, तो जगह चुनाव तो जो चुनाव कार्यालय देख रहे हैं उन्होंने अच्छी तरह रखा है, और मैं मानता हूँ कि बीच में पड़ने की वजह से भीड़ वगैरह भी ठीक ठाक रहेगी।
अब बात सामने आती है सर जाट वोट बैंक की, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर अहमियत रखता है। कहीं किरण चौधरी के इस बयान से कन्फ्यूजन में नहीं है कि वो कहाँ जाए? देखिए रिजी, दुर्भाग्य की बात तो ये है कि चुनाव के वक्त जाति समीकरण चलता है। अगर आप किसी शादी में जा रहे हो तो आप ये नहीं देखते कि किस शादी में जा रहे हो किस जाति से संबंध रखता है, बिल्कुल जी। या कि वो गमी में जा रहे हैं तो कभी नहीं देखते हुए किस जाति से रखता है। लेकिन ये चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या पार्टियों को मैं इस बात का दोष देता हूँ कि वो जाति के आधार पर इसको फैसला करते हैं। चुनाव हमेशा मुद्दों के आधार पर होना चाहिए। आज बहुत मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी को कहने के लिए कि एमएसपी सरकार ने दी नहीं, किसान परेशान है, रोज़गार देने की बात थी, आज रोज़गार कितना नौजवान हमारे बेरोज़गार घूम रहे सड़कों पर, और जो जिन्होंने पेपर पास कर रखा है लोग बारात निकालते हैं, जहाँ उनको रोज़गार देना चाहिए उसकी बजाय बारात निकालते हैं कि भाई बेरोज़गारी, हमने पेपर सारे पास कर लिए, जो सरकार की चयन प्रक्रिया है उसके अंदर चाहे उन्होंने जो टेस्ट रखे थे वो भी सारे पास कर लिए। बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। अग्निवीर के नाम से भी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई के नाम से बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार के नाम से बहुत बड़ा मुद्दा है। 10 साल के दौरान में सरकार ने जिस प्रकार से कार्यशैली रही है तो आम आदमी चर्चा की चीज़ नहीं हुई। ये बात मुद्दा लेके कांग्रेस पार्टी को चुनाव मैदान में जाना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि हमें जातीय आधार पर उसे वोट मिले तो वो भी गलत है। और बीजेपी ने तो कमाल ही कर दिया, वो तो कह ही रही है कि क्या नाम है, जो उनका बयान आया था, बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री भी हैं, कह दिया कि भी ये तो जो खड़ा है रावदान सिंह तो जाट के साथ खड़ा हुआ है। ये भाषा जो यूज़ हो रही है चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो चाहे बीजेपी की तरफ से हो, वो अच्छी नहीं है। और रही आपने जो क्वेश्चन किया है कि जाट मतदाता क्या करेगा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको। आप अगर गहराई में जाके देखेंगे तो पिछला जो चुनाव था विधानसभा का, सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, ये चुनाव अच्छा उचाणा से वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी थी जो प्रेमलता जी, वो जाट डोमिनेटेड क्षेत्र थे सारे, ठीक है। और जो उम्मीदवार बादली से जीते वो तो जाट नहीं था, वो तो पंडित जी था, ब्राह्मण था। ये बात नहीं है कि जाट मतदाता को ऐसे खींच के ले आएंगे। वो फैसला उन्होंने किया कि सरकार की कार्यप्रणाली खुश नहीं थे और उन जाटों को बनाया। तो आज ये अगर कोई ये कहे कि जाट मतदाता इस बात से चलाया जाएगा कि या बीजेपी का कैंडिडेट जाट है, ऐसी बात नहीं है। जाट मतदाता बिल्कुल मुद्दे के ऊपर वोट डालेगा और मुद्दे जनता के सामने हैं, उनको चुनाव किया जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो पार्टियाँ हैं चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, वो तरह तरह की बात करती हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये जो चुनाव होगा ये जाति पाति से ऊपर उठ के होगा। कल किसानों ने एक रोड शो निकाला, तो उसका किसकी तरफ प्रभाव है? कोई स्पेशल पार्टी की तरफ है या फिर किसानों ने अपना अपने शक्ति प्रदर्शन किया? देखो, किसान ने लगातार 4 साल संघर्ष पे रहा एमएसपी के लिए। 750 किसानों ने साथ दी थी उनकी क्या नाम है, उनकी शहादत को बताने के लिए भाई किसान ने किसानी के लिए अपनी साथ दे दी है। तो सरकार ने वादे किए थे एमएसपी देने के लिए, 750 किसानों को क्या नाम उनके परिवार को शहीद का दर्जा देने के लिए, उनको शहीद का दर्जा देने के लिए और नौकरी देने की बात थी। ये सारी चीज़ सरकार ने की नहीं। उससे रुष्ट होकर सरकार ने कांग्रेस का झंडा नहीं लगाया, किसी पार्टी का झंडा नहीं लगाया। उन्होंने अपना झंडा लगाए, कहा कि जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। अब फैसला आपके हाथ में है। उन्होंने सभी गाँव में जाकर नुक्कड़ सभा में कहा कि फैसला आपके हाथ में है कि किसानी बचानी है या किसान को जो बर्बाद करने वाली सरकार को चुनना है। ये फैसला आप करो, वोट सोच समझ के दो। जब वोट देने जाओ तो 750 किसानों की शहादत को याद करो। जब वोट देने जाओ कि किस पार्टी ने एमएसपी सीटू देने की बात कही है, उस पार्टी के बारे में सोचना। और ये भी देखना कि जात पात के आधार पर कौन सी पार्टी बांट रही है। ये बातें कही, किसी पार्टी की ये नहीं कहा कि भाई आप कांग्रेस को वोट देते हो, फलानी पार्टी को वोट देते हो। ये ज़रूर कहा है कि किसानी को बचाना है और जो किसान की बात करेगा उसी को देश पर राज करना चाहिए, क्योंकि 70% आबादी किसानी पे आधारित है, कृषि पर आधारित है। और सरकार ने मानना है कि जो जीडीपी गिर गया था कोरोना के टाइम में, किसान ने बचाया था। अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ की। परसों मोदी जी आ रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बीसी वोट बैंक है,
तो उस चीज़ का कहाँ तक प्रभाव पड़ेगा। सोचने को ये भी आया है कि वो उसी को गढ़ को इसलिए चुना है कि वो दूर तक महेंद्रगढ़ से लेके और गुड़गांव तक वो इफेक्ट डालेगा। तो इस चीज़ का कितना देखो, ये इनके जो बीजेपी के रणनीतिकार उन्होंने कोई फैसला किया होगा। हाँ, इतना जरूर था कि जो भिवानी और दादरी जो जिला है वो किसानों के लिए जो एजिटेशन था उसका एक गढ़ रहा है, और किसानों काफ़ी टाइम हो सकता है ये सोची भी यहाँ कोई भीड़ कम हो जाए या जो भी उनकी सोच थी। और जो हिरवाल क्षेत्र था वो कम किसानी के साथ उन्होंने साथ तो दिया, लेकिन कम मात्रा में आए थे। तो सरकार ने या तो सोचा होगा कि जात पात का नारा दे दें, या कोई जो बात और राव इंद्रजीत कह के गए थे या दूसरे नेता कह गए थे वो ऐसी कोई बात कही जाए। तो मैं मानता हूँ कि वहाँ जो चुनाव किया है तो कोई सोच के ही किया होगा, लेकिन अब की बार मतदाता बहुत सोच समझ के वोट देगा, हर चीज़ को नज़र में रखेगा। वो चुनेगा किसको ये तो भविष्य की बात है। 25 तारीख को जब मतदान होगा और जब मतगणना होगी उसके बाद भी पता लगेगा। प्रधान जी, एक बात सामने आती है कि जो वोटर है वो निर्णायक वोटर किसको मानते हैं और वो किसके साथ रहेगा। देखो, अब की बार जो साइलेंट वोटर है ना, वोटर है। और पहले क्या होता था कि सरकार के विरोध में वोट बोलता था, ठीक है, जो वोट बोलता था वो माना जाता था कि सरकार के। पहली बार ऐसा हो रहा है कि निर्णायक वोटर किधर जा रहा है, ना तो सरकार को नज़र आ रहा है ना विपक्षी दल को नज़र आ रहा है। तो ये जो फैसला निर्णायक वोटर का है ये बहुत अहम है, और यही हार जीत को तय करेगा। क्योंकि अब की बार किसी से बात करके देख लो, जो बोलने वाला वोट है वो तो बोल रहा है, चाहे सरकार की तरफ बोल रहा है चाहे वो विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ बोल रहा है, लेकिन जो चुप वोटर है, साइलेंट वोटर है, वो उसकी भूमिका बड़ी अहम है इस चुनाव में, और वो ही फैसला इस चुनाव में करेगा। क्योंकि आज हर विशेषज्ञ ने देखा है और जहां आप लोगों ने भी सर्वे कराया होगा कि चुप वोटर की संख्या ज़्यादा है। बिल्कुल, तो वो फैसला करेगा। बीजेपी तो कह रही है कि चुप वोटर हमारा है, और कांग्रेस कहती है चुप वोटर हमारा है। तो ये तो गर्व की बात है कि पता लगेगा कि चुप वोटर है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ जी, कई सालों के बाद में ये कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जी। कई सालों के बाद में, क्योंकि 2 चुनाव मेरे याद है, एक कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव लड़ा था जो 24,000 से जीता था, एक श्रुति चौधरी ने चुनाव लड़ा जब वो 50,000 के लगभग जीती थी। तो ये बड़ा कांटे का मुकाबला है, और इस कांटे के मुकाबले में ऊँट किस करवट पर बैठेगा तो वक्त बताएगा। लेकिन ये सच्चाई की बात है कि हर पार्टी अपनी तरफ से पूरे उस पर है, 47 टेम्परेचर है, पसीना बहाया जा रहा है, जो उसमें एसी में रहते थे वो सड़कों पर घूम रहे हैं। तो मतदाता भी देख रहा है कि एसी में रहने आदमी सड़कों पर तुम्हारे वोट मांग रहे हैं। तो देखो क्या होता है कि ये चुनाव बड़ा अहम है कांग्रेस पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए। बिल्कुल जी। अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ के अंदर कि मोदी जी ने महेंद्रगढ़ को ही चुना है, जहां से राव दान सिंह 4 बार विधायक रह चुके हैं और अभी फिलहाल भी विधायक हैं। पहले निर्दलीय थे और 3 बार कांग्रेस की तरफ से। तो उनके वोटर हैं वो कितना इफेक्ट वो तोड़ पाएंगे, अपनी तरफ ले पाएंगे। देखो, अब तक जो यहाँ से चुनाव हुआ है वो भिवानी कौन से जो जिले संबंध रखते वही एमपी बने 3 बार, जब से ये परिसमन हुआ है लोकसभा का महेंद्रगढ़ भिवानी का। अब की बार 2 बार वो पहले मौका वहाँ दिया था, एक बार जेजेपी से खड़े हुए थे राव बहादुर सिंह जी, और एक बार राव नरेंद्र खड़े हुए थे जब भाजपा पार्टी होती थी, और अब की बार कांग्रेस पार्टी ने राव दान सिंह को टिकट दिया है। तो वहाँ के मतदाता किधर रुख करेंगे? तो मैं तो एक बात मानता हूँ, एक तो भीड़ की लिहाज से उन्होंने हमारे लिए टेकी है, दूसरी राव दान सिंह को डेंट मारने के लिए, क्योंकि यहाँ चर्चाएं होती है कि राव दान सिंह वहाँ से अच्छी लीड लेके आ रहे हैं, तो उनको डेंट मारने के लिए रणनीति अपनाई है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया है। धन्यवाद सर, आपने इस बारे में चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल पे आए आप और इसी बारे में आपने बात की। अरे जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा विषय पर चर्चा की, धन्यवाद।